गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि अगर हमें स्टैटिस्टिक्स को क्लासीफाई करना हो तो हम कितनी तरीके से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक्चुअल में हमारे पास कितनी तरह की स्टैटिस्टिक्स होती है, 3 तरह की हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हमने देखी थी, एम बी, बी एंड एफ डी। बी एंड एफ डी आर काइंड ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स एंड बी एम बी इज़ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। अब देख लेते हैं कि अगर जब हमें पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, अगर किसी टाइप की स्टैटिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि पार्टिकल्स का, जैसे किसी एक क्लासिकल गैस को हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है इक्विलिब्रियम स्टेट में, और उसी के बेसिस पे हम निकालेंगे कि उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो उसकी फिर हम इस तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस सिस्टम की निकाल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए, एनर्जी स्टेट्स निकालने के लिए हम किस अप्रोच को फॉलो करेंगे, तो ये जो एक बेसिक अप्रोच होगी ये तीनों तरह की स्टैटिस्टिक्स में सेम रहेगी। चाहे वो आपकी एम बी स्टैटिस्टिक हो, चाहे वो बी स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे वो एफ डी स्टैटिस्टिक्स हो। तो ये देखते हैं हम बेसिक अप्रोच इन 3 काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो वो बेसिक अप्रोच क्या है, हम कैसे क्या अप्लाई करेंगे या क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो वो बेसिक कंडीशंस हम निकालेंगे अभी। सबसे पहले तो हम पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो हमें पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वही आपका कौन सा स्टेट होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होता है, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट होता है। मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट का मतलब ऐसा मैक्रो स्टेट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी उस मैक्रो स्टेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। और किसी भी मैक्सिमम चीज़ का, मैक्सिमम का मतलब हो गया एक कांस्टेंट चीज़, और किसी भी कांस्टेंट चीज़ का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होगा, वो आपका ज़ीरो आता है। अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो वो ज़ीरो आएगी। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट का मतलब ऐसा मैक्रो स्टेट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, या दूसरे वर्ड्स में अगर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो इसका मतलब जिसके होने की थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम है। और थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन ए गिवन मैक्रो स्टेट, कि उस मैक्रो स्टेट के अंदर कितने माइक्रो स्टेट हैं। तो जिस मैक्रो स्टेट के अंदर मैक्सिमम माइक्रो स्टेट होंगे, सबसे ज़्यादा माइक्रो स्टेट होंगे, वही आपका क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, और वही आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। ठीक है, तो उसकी थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी कंपेरेटिवली टू अदर स्टेट्स। और जितने भी मैक्रो स्टेट बनेंगे उनके कंपैरिजन में जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट होगा उसकी थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट वैल्यू होगी उसकी। और मैक्सिमम थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी अभी आपकी एक कांस्टेंट है, और किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हम जब W का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मैक्स ये W किसके लिए बात कर रहे हैं हम, W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, W इज रिप्रेजेंटिंग दी थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट या मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे W की वैल्यू आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और W की वैल्यू क्या होती है, अगर हम स्टेटिस्टिकल सिस्टम की बात करें तो स्टेटिस्टिकल सिस्टम में हम पोस्टुलेट्स में भी देख पढ़ चुके हैं ये, कि ये हमारी मान्यता भी है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तभी हम उस सिस्टम के ऊपर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स लगा सकते हैं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के रूल अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास किसी सिस्टम के अंदर बहुत कम पार्टिकल्स हैं, गिनती के पार्टिकल्स हैं, तो उस सिस्टम के ऊपर आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच नहीं लगा सकते। स्टैटिस्टिकल अप्रोच से आप उस सिस्टम के रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि W की वैल्यू आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। और किसी बड़ी वैल्यू को डील करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसके आगे लोग लगा देते हैं ताकि क्या हो जाए, वैल्यू छोटी हो जाए। बहुत बड़ी वैल्यू है ना, उसकी मल्टीप्लिकेशन कहीं करनी है, उसका कहीं डिवीज़न करना है, तो वो करने में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए क्या कर लेते हैं,
उस वैल्यू को छोटा करने के लिए उसमें कंपेरेटिवली छोटी हो जाती है, फिर जो मतलब चीज़ें चलती हैं वो फिर कंपेरेटिव ही चलती हैं, तो इसलिए हम उसके आगे क्या लगा लेते हैं, लॉग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम डब्लू की बजाय लॉग डब्लू के साथ डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि डब्लू की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो डब्लू एक कांस्टेंट था, तो लॉग डब्लू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और log w कांस्टेंट हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log w किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। तो पहला तो हमारा क्या हो गया, पहला हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ log w को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अगर आपके पास वो बोल रहा है कि दिस स्टेट इज इक्विलिब्रियम स्टेट और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, तो वहाँ पे जो थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी W है, उस थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी W का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि W की वैल्यू इन केस ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट, W की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उस मैक्सिमम को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, इसलिए D ऑफ log W क्या हो गया, जीरो हो गया। ये तो हो गई आपके पास पहली कंडीशन। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है आपके पास कि अगर आपका सिस्टम है एक थर्मोडाइनमिक, एक स्टैटिस्टिकल सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल भी और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी दोनों की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, इन एनी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ गिवन नंबर ऑफ n पार्टिकल हैविंग टोटल एनर्जी u, द क्वांटिटीज n एंड u रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर n आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और u आपकी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, तो दोनों क्या मान के चलेंगे हम, कांस्टेंट हैं। मतलब स्टैटिस्टिकल जब अप्रोच फॉलो करोगे तो उसमें आप मान के चलोगे कि आपका सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ना तो अंदर से कोई पार्टिकल बाहर जा रहा है और ना बाहर से कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल अंदर आ रहा है। सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल, एक बार आपने सिस्टम को डिफाइन कर दिया कि इस रीजन में जितने भी पार्टिकल्स हैं ये हमारा सिस्टम है, तो आप इस तरह का सेटअप होगा आपका कि उस सिस्टम के अंदर अब ना तो बाहर से कोई पार्टिकल अंदर जा सकता है और ना ही अंदर से कोई पार्टिकल बाहर जा सकता है। दैट मीन्स उसके अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे सभी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। एग्जाम्पल वैसे ही सोच सकते हो आप, जैसे कि एक बार कॉलेज में रूल बना दिया कि सुबह 9 बजे एंट्री करने के बाद 12 बजे तक कोई भी बाहर नहीं जा सकता, तो गेट्स के लॉक लगा दिए जाएं। अब उसमें किसी को भी बाहर ना तो निकलने की परमिशन है और ना 9 बजे के बाद किसी को अंदर आने की परमिशन है। तो टोटल जो काउंट रहेगा पर्सन्स का इन कॉलेज, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा 9 से 12 के बीच में, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल सिस्टम आपका इसी तरह का होगा कि n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम के अंदर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब टोटल एनर्जी सिस्टम के अंदर टोटल पार्टिकल कांस्टेंट है। उसके बाद सिस्टम आपका इस तरह का सिस्टम है कि उसके अंदर ना तो बाहर से कोई एनर्जी आप ट्रांसफ़र करोगे और ना अंदर की एनर्जी बाहर जाएगी, हीट की फॉर्म में एनर्जी भी बाहर रिलीज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अब इसमें आप एग्जांपल कैसे ले सकते हो कि टोटल एनर्जी पार्टिकल भी कांस्टेंट हो गए, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, लेकिन सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। एक पार्टिकल की एनर्जी सिस्टम के अंदर क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे कि अब आप लोग कॉलेज की बाउंड्री के अंदर तो आ गए, लेकिन अब बाउंड्री के अंदर आप फ्री हो कि आपकी क्लास रूम नंबर 16 में लगनी है, तो आप रूम नंबर 16 में जाके बैठ सकते हो। अगर आपके क्लास रूम नंबर 15 में लगनी है तो रूम नंबर 15 में जाके बैठ सकते हो। या आपकी जैसे एक क्लास तो 16 में लगनी है, उससे अगली क्लास आपकी, जैसे कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं कि पहली क्लास तो आपकी कंप्यूटर लैब में लग गई, दूसरी मान लो फिजिक्स की क्लास होनी है, वो बीएससी नॉन मेडिकल के बच्चों के साथ आपकी रूम नंबर 16 में लग गई। अब उसके बाद आपकी तीसरी क्लास सपोज फिजिक्स का प्रैक्टिकल करना है आपको, तो वो कहाँ लगेगी, आपकी फिजिक्स लैब में होगा प्रैक्टिकल। तो अब विद इन प्रीमिसेस आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे, कोई आर्ट्स का बच्चा है, कोई साइंस का बच्चा है, किसी की क्लास फ्री है तो वो ग्राउंड में जाके बैठा है, तो मतलब विद इन कॉलेज तो आपका मूवमेंट चल रहा है। ऐसे ही विद इन सिस्टम, जो सिस्टम की बाउंड्री है उसके अंदर तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। तो पार्टिकल जो टोटल काउंट n रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अलग अलग जगह पे
पर्सन्स का काउंट चेंज होता रहेगा कि जैसे 16 नंबर रूम में क्लास लगी तो वहाँ पे काउंट कितना हो गया, जितने भी आप 50-60 बच्चे वहाँ पे बैठ के क्लास लगा रहे हो तो उसमें काउंट कितना हो गया, उस सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स हो गए, 60 पार्टिकल हो गए। लेकिन 45 मिनट्स के बाद जब आपकी क्लास खत्म हुई तो उससे सभी बच्चे बाहर निकल गए, अब वहाँ पे काउंट कितना है, 0 है, या 1-2 बच्चा वैसे बैठा है। तो उस रीजन के अंदर जो सिस्टम के विद इन सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, पार्टिकल का काउंट अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन्स में चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, टोटल पार्टिकल आपकी कॉलेज की बाउंड्री के अंदर तो कांस्टेंट है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेमिनार हॉल में कितने बच्चे हैं, अभी रूम नंबर 16 में अभी कितने बच्चे हैं, या फिर फिजिक्स लैब में एट प्रेजेंट कितने बच्चे हैं, वो काउंट आपका क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। हम समझ रहे हो बात, कि जैसे हमने पहले भी बता चुके हैं, सिस्टम को हम कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, तो उन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने के बाद जो पहले कंपार्टमेंट में सपोज किसी टाइम पे n1 पार्टिकल का काउंट है, तो टाइम चेंज होने के साथ क्या होता रहेगा, वो n1 की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ऐसे ही n2 की वैल्यू चेंज होती रहेगी, n3 की वैल्यू चेंज होती रहेगी। लेकिन उस n1 n2 n3 या फिर आपने सिस्टम को क्या किया कि कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है, तो n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 और n के इनका काउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वो किसके इक्वल रहेगा, n के इक्वल रहेगा। दैट मीन्स n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 अप टू n के किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, समेसन i इज इक्वल टू 1 से लेकर k तक, मतलब n i इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब क्या हो गया इसका कि i की वैल्यू 1 से k तक जाएगी अगर आपने सिस्टम को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, मतलब हो गया n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू n के किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा, और वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। और वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, उस कांस्टेंट का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो वो भी 0 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब dn किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। या फिर हम बोले समेसन dni, समेसन dni का मतलब हो गया कि जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में पार्टिकल थे, d का मतलब चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, dn का मतलब क्या हो जाएगा कि जो पार्टिकल के काउंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो dn अगर टोटल के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, n के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर n1 जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, रूम नंबर मान लो 16 है, उस रूम नंबर 16 के कंपैरिजन में बोलेंगे तो उसमें पार्टिकल का चेंज टाइम के साथ हो रहा है। दैट मीन्स उसके चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dni से रिप्रेजेंट करेंगे। रूम नंबर मान लो 15 के आप क्या करोगे, चेंज को किससे रिप्रेजेंट करोगे, dn2 से, उसको dn1 से कर लिया, उसको dn2 से, ऐसे ही करते करते मान लो कॉलेज में 10 लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे बच्चे प्रेजेंट रह सकते हैं। तो पहली लोकेशन मतलब 10 रीजन्स में, 10 जोन्स में आपने कॉलेज को बांट रखा है। तो पहले जोन में बच्चों में, जो बच्चों के काउंट में, जो स्टूडेंट्स के काउंट में चेंज आएगा उसको आपने बोला dn1, दूसरे जोन को बोला आपने dn2, तीसरे को dn3। तो ये क्या है, चेंज है कि कितने बच्चे चेंज हो रहे हैं, कि पहले रूम नंबर 16 में बच्चे हैं मान लो 50, 10 मिनट बाद 10 बच्चे और आके वहाँ पे बैठ गए तो बच्चे हो गए 60। तो वहाँ पे चेंज कितना आया उस 10 मिनट में, 10 बच्चों का 10, dn1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ऐसे ही dn1 dn2 dn3 dn4 और dn10 इन सब का टोटल कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। मतलब क्या हो गया कि अगर रूम नंबर 10 में 10 बच्चे बढ़ रहे हैं तो वो 10 बच्चे कहीं से कम होके भी आए हैं। सपोज पहले कंप्यूटर साइंस का लेक्चर लग रहा था लैब में, कंप्यूटर लैब में, वहाँ पे 20 बच्चे कंप्यूटर साइंस के बैठे थे और 40 नॉन मेडिकल के केमिस्ट्री का लेक्चर लगा रहे थे। अगला लेक्चर फिजिक्स का आ गया तो वो जो 20 बच्चे थे कंप्यूटर लैब से वो रूम नंबर 16 में आ जाएंगे। तो रूम नंबर 16 में तो काउंट हो गया 60 का, और कंप्यूटर लैब में कितना हो गया, 0 हो गया। तो जो रूम नंबर 16 में चेंज हुआ पार्टिकल्स में वो किसके इक्वल हो गया, +20 के इक्वल। और फिर जो कंप्यूटर लैब में पार्टिकल्स का चेंज हुआ वो किसके इक्वल हो गया, -20 के इक्वल। तो ऐसे ही जब सभी चेंजेस को टोटल करोगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, dn इज इक्वल टू समेसन dni, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब जो आपने रीजन्स बना रखे हैं,
जो आपके पार्टी बेसिकली जो हमारा अब ये तो हम एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, जो हमारा सिस्टम है वो एक गैसीय सिस्टम, और हमने फेस स्पेस तो एक हाइपोथेटिकल माना है कि एनर्जी के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, उस रीजन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम मानते हैं कि पर्टिकुलर पहले वाले जो आपका पहला कंपार्टमेंट था उसकी सपोज एनर्जी U1 है, दूसरे कंपार्टमेंट की एनर्जी U2 है, तीसरे कंपार्टमेंट की एनर्जी U3 है, और kth कंपार्टमेंट की एनर्जी UK है। तो जो इन कंपार्टमेंट्स की एनर्जी है ना, वो एनर्जी तो है कांस्टेंट, कि आपने एनर्जी के बेसिस पे या मोमेंटम के बेसिस पे आपने क्या किया है, उस फेस स्पेस के सेल्स को डिवाइड किया है, कि पहला सेल जिसकी मान लो मीन एनर्जी 20 जूल है वो पहला सेल हो गया, दूसरा जिसकी 30 जूल मीन एनर्जी है वो तीसरा सेल हो गया, ऐसे ही चौथा सेल हो गया, पांचवा सेल हो गया। ठीक है, ये आपके सभी सेल्स हो गए। तो अब मान लो पहले सेल के अंदर 10 पार्टिकल है, मतलब 10 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी उस मीन एनर्जी या उस एनर्जी रेंज में जो पार्टिकल लाई करते हैं। तो जितने पार्टिकल्स उस एनर्जी रेंज में रहेंगे, टोटल एनर्जी उस रीजन की उतनी ही हो जाएगी। अगर मान लो एनर्जी आपकी एक रीजन एनर्जी का 10 जूल का है, और 10 जूल के 10 पार्टिकल ऐसे हैं, मतलब क्या हो गया कि पहले कंपार्टमेंट की एनर्जी 10 जूल है, तो उस 10 जूल में आपके 10 पार्टिकल्स हैं। मतलब क्या हुआ कि 10 पार्टिकल्स आपके ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 10 जूल है, तो अब उस रीजन की टोटल एनर्जी कितनी होगी, 10 × 10 100 जूल हो गई। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन की एनर्जी कितनी होगी, पार्टिकल के काउंट को अगर आप उस रीजन की एनर्जी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उस रीजन की टोटल एनर्जी मिल जाएगी। और अब आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब यू टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो किसके इक्वल हो जाएगी, N1 प्लस N1 इंटू U1 प्लस N2 इंटू U2 प्लस Ni इंटू UI प्लस Nk इंटू UK। मतलब सभी रीजन्स के पार्टिकल्स को आपने उस रीजन की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख, इसका मतलब क्या हो गया, समेसन ये किसके इक्वल आ गया, समेसन i इक्वल टू 1 से के Ni UI के। और U आपका टोटल एनर्जी सिस्टम की हमने बोली कांस्टेंट है, तो U किसके इक्वल है, समेसन i इक्वल टू 1 से के Ni UI के। और U की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब आप U का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप क्या करोगे, U का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, जीरो वैल्यू मिल जाएगी। किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। और डिफरेंशिएशन ऑफ समेसन आई इक्वल टू 1 से के एन आई यू आई किस के इक्वल हो जाएगा ये। और यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे समेसन आई इक्वल टू 1 से के एन आई यू आई का, तो हम क्या देखेंगे कि जो आपका एन आई यू आई है, जो आपका क्या है NiUi है, इसमें UI तो क्या है, कांस्टेंट है, कि एक पर्टिकुलर रीजन में एनर्जी थोड़ी चेंज हो रही है। एनर्जी के बेसिस पे ही तो आपने सेल्स को डिवाइड किया है कि ये 10 जूल एनर्जी का सेल है, ये 20 जूल का सेल है। तो उस सेल की एनर्जी थोड़ी चेंज हो रही है कि जो आपका पहला कंपार्टमेंट है उस कुछ देर के बाद उस कंपार्टमेंट की एनर्जी 50 जूल होगी, ऐसा थोड़ी हो रहा है। उसमें पार्टिकल का काउंट चेंज हो रहा है, इसलिए उस रीजन की टोटल एनर्जी में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि UI तो आपका कांस्टेंट हो गया, और चेंज क्या हो रहा है, Ni चेंज हो रहा है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, DNi इंटू UI। और समेसन DNi इंटू UI किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। क्योंकि अगर पहले रीजन में कुछ पार्टिकल का चेंज हुआ, उसमें उसकी कुछ एनर्जी चेंज हुई, ऐसे ही दूसरे रीजन की कुछ टोटल एनर्जी में चेंज आया, ऐसे ही तीसरे रीजन की टोटल पार्टिकल के चेंजेस के बेसिस पे तीसरे रीजन की एनर्जी में टोटल में कुछ चेंज आया। लेकिन ये सभी टोटल्स मिलके जो सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज आया वो बताएंगे, और सिस्टम की टोटल एनर्जी में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा। अगर मान लो पहले रीजन में पहले 10 पार्टिकल थे, अब वहाँ पे मान लो 5 पार्टिकल रह गए, तो वो दूसरे जो 5 पार्टिकल थे वो अपनी एनर्जी लेकर दूसरे किसी सेल में चले गए। तो मतलब क्या हो गया, ये DNi इंटू UI की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या हो चुका है, 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं। इक्वेशन 2.14 डी लॉग W इक्वल टू 0, इक्वेशन 2.15 समेसन DNi इज इक्वल टू 0,
और इक्वेशन 2.16 समेसन डी एन आई इंटू यू आई इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लेंगे, हमारे पास तीन अलग अलग चीज़ें मिल गई कि हमें पार्टिकल का काउंट करना है या सिस्टम को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है कि उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो उसके लिए हम इन तीनों इक्वेशंस को अब यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपका सिस्टम MB सिस्टम है, चाहे आपका सिस्टम BE सिस्टम है, चाहे आपका सिस्टम FD सिस्टम है। आप क्या कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो, आप इन तीनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब तीन इक्वेशन यूज़ करने की बजाय हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक सिंगल इक्वेशन में क्लब कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, अब क्या हो गया, समेसन डी एन आई आपका 0 के इक्वल है। अगर मैं उस समेसन डी एन आई को अल्फा के साथ किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे? नहीं पड़ेगा। अगर 0 को आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू तो 0 ही रहेगी। तो समेसन डी एन आई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ही आपके पास क्या हो जाएगा, समेसन जो आपका समेसन डी एन आई यू आई था, इसको अगर मैं बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तब इसके ऊपर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 और 0 के साथ आप किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू 0 ही रहेगी। तो ऐसा करके हम क्या कर लेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को एक सिंगल इक्वेशन में लिख लेते हैं कि अगर आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में डिस्कस करना है किसी सिस्टम के बारे में, चाहे वो MB सिस्टम है, BE सिस्टम है, चाहे FD सिस्टम है, उसके लिए क्या हो जाएगा, डी ऑफ लॉग W माइनस अल्फा समेसन डी एन आई माइनस बीटा समेसन डी एन आई यू आई किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और जो ये माइनस के साइन लगाए हैं ना हम लोगों ने, ये किसके लिए लगाए हैं, ये माइनस के साइन है, दीज आर फॉर साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी लॉग डब्ल्यू माइनस समेसन अल्फा प्लस बीटा यू आई इंटू डी एन आई इजक्वल टू 0, क्योंकि हमने क्या कर लिया, डी एन आई कॉमन निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा यू आई आपका अंदर बच गया, बाहर आ गया डी एन आई, और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। तो जो बेसिक अप्रोच हम फॉलो करेंगे ना, वो फॉलो करेंगे हम इक्वेशन 2.18 को। 2.18 को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे जब भी हमें क्या करना होगा, कोई भी सिस्टम, चाहे MB सिस्टम, BE सिस्टम, FD सिस्टम, हम क्या करेंगे, डिस्कस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो W निकाल लेंगे, W निकाल के उसका log W करके डी log W, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा यू आई इंटू डी एन आई, ये सब लिख के हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन 2.18 में वैल्यूज पुट करेंगे, और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटिस्टिक्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। और आगे जब हम अलग अलग स्टेटिस्टिक्स, पहले भी हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी पुराने लेक्चर्स में, वो 1/kt के इक्वल आई थी। आगे भी हम देखेंगे कि जो बीटा की वैल्यू अलग अलग स्टेटिस्टिक्स के लिए है, उसके लिए भी उसकी वैल्यू निकल के आती है 1/kt के इक्वल, ठीक है भाई। तो इसको देखना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से हम किस तरह से पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए, और क्या उसकी एनर्जीज रहेंगी, ठीक है। थैंक यू।